Okay, let's begin the day. Now we are at the fag end of the syllabus actually. So like this is the chapter which of course has no presence in advanced, but हाँ mains में तो है, तो therefore करना है और board exams में भी है. वो अलग बात है कि board exams में काफी curtail कर दिया है, chapter को काफी जो है ना curtail कर. तो चलो ठीक है, it depends on the board exams है. लेकिन मेंस पे ना उतना curtail नहीं किया और जो डिलीटेड पोर्शन है ना बोर्ड्स में, जो डिलीटेड पोर्शन है बोर्ड्स में, उससे भी क्वेश्चंस आए हैं. मतलब एक्चुअली क्या है ना, सीबीएसई ने क्या किया, कई चैप्टर से कई पार्ट्स डिलीट कर दिए. तो इस चैप्टर से समझ लो कि लगभग 30% डिलीटेड है या 40% डिलीटेड है, लेकिन जो डिलीटेड पोर्शन है उससे भी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है ना. अरिहंत has asked कि और कितने दिनों में सिलेबस खत्म हो जाएंगे. वेल द क्लियर कट आंसर इज दैट नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएंगे. ठीक है ना, नेक्स्ट वीक तक जो है खत्म हो जाएगा. ठीक है ना. उसके बाद हम लोग शायद 11th का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे इमीडिएटली, और नहीं तो आई थिंक शायद ऑटम ब्रेक भी आ रहा है, शायद ऑटम ब्रेक के बाद में 15 प्लस. चलो उसके पहले फिर हम लोग 11th का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे. दैट्स व्हाट द प्लान इज, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स शेप अप. अभी तो कुछ कमिट नहीं कर रहा है, कमिट भी नहीं कर रहा. Will be looked into when the time will be due. ठीक है. चलो, today we are going to talk about, या start with semiconductors. ठीक है. तो semiconductors. अब देखो वर्ड क्या है, सेमी. तो सेमी मतलब आधा. अब आधा कंडक्टर का मतलब क्या होगा फिर, है ना. तो एक्चुअली क्या है ना, अगर तुम पूरे रेंज ऑफ मटेरियल्स देखोगे, रेंज ऑफ मटेरियल्स अगर देखोगे, तो एक तरफ आता है इंसुलेटर, एक तरफ आता है कंडक्टर. नाउ इंसुलेटर मींस व्हाट, इफ यू गिव अ सर्टेन वोल्टेज then the currents are so low that they cannot be even detected by our instruments like galvanometer and so on. So they will be categorized as insulators. अब इंसुलेटर्स कहने के लिए क्या है कि करंट नहीं अलाउ करता है, ऐसा तो नहीं होता. ऐसे दुनिया में कोई मटेरियल नहीं है जो कि करंट को अलाउ ही ना करे, ऐसे कोई नहीं. बट हाँ, करंट को काफी अच्छे से अलाउ करता है, तो करंट का वैल्यू ज्यादा होते हैं. करंट का वैल्यू अच्छे से अलाउ नहीं होता तो ये करंट का वैल्यू कम होता है. ये फर्क जरूर है. ठीक है ना. एंड दैट इज प्रिसाइजली हाउ इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीमिटी. यानी इंसुलेटर में कुछ ज्यादा ही कम करंट होता है और कंडक्टर्स में कुछ ज्यादा ही करंट. तो दैट इज लाइक बीइंग इन एक्सट्रीम्स. लेकिन as I said कि semiconductor is what somewhere in between, but then you know what, ये कहने के लिए in between है. एक्चुअली क्या है, semiconductor is more like an insulator than a conductor. तो लाइक अगर मान लो कंडक्टिविटी का स्केल बनाया जाए, है ना, तो दिस इज लाइक इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी, इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी. अगर इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी का स्केल बनाया जाए, इन दैट केस क्या होगा, इस तरफ यहां पे मान लो नॉन मेटल, ठीक है ना, तो यहां पे होगा मेटल. मेटल मतलब हो गया कंडक्टर्स, और ये होगा नॉन कंडक्टर्स. दीस आर नॉन कंडक्टर्स, दीस आर मेटल सेमी कंडक्टर्स. तो सेमीकंडक्टर इज समवेयर इन बिटवीन. अब मैं कहता रहा हूं इन बिटवीन, बट पता है इन बिटवीन कैसे है. सेमीकंडक्टर इज मोर लाइक अ नॉन मेटल. तो ठीक है, नॉन मेटल और मेटल के इन बिटवीन कहीं ना कहीं है, बट इज मोर टुवर्ड्स द नॉन मेटल साइड. So this is what is semiconductor. ठीक है. ये होगा दोनों के रेंज में फर्क. तो ये हो गया सेमीकंडक्टर, नॉन मेटल और मेटल, यानी कंडक्टर. बट द प्राइमरी डिस्कशन विल नाउ बी सेंटर्ड ऑन ये डिफरेंस क्यों हो. भाई सारे कुछ मटेरियल है, सब में एटम है, सब में न्यूक्लियस है, सब में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एटम के बाहर, मतलब न्यूक्लियस के बाहर. तो फिर इतना फर्क क्यों हो रहा है. So that's the basic question. कि इतना ज्यादा फर्क क्यों है ना. तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए what is used is called as band through. ठीक है ना, band through. अच्छा, हमें पता है कि कंडक्टर में क्यों इतना ज्यादा कंडक्शन होता है. That's because of what, free electrons, है ना. तो high conduction is because of
फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि जो लास्ट शेल होता है मेटल्स या कंडक्टर्स, लास्ट शेल में क्या होता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो द लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली लूज इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो है उसको उतना अच्छे से बाइंड या बाउंड नहीं रख पाते, है ना। तो इसलिए क्या होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करते हैं, नहीं वो फ्री हो जाता है और इजीली फ्री हो जाता है। इसलिए अगर तुम थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे या फील्ड अप्लाई करोगे, इन दैट केस क्या होता है, वो मेटल एटम से निकल जाता है। और एटम से निकल के अगर मान लो एक बार फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आ गया, उसके बाद तो मटेरियल के अंदर घूम सकते हैं। सो दैट्स हाउ करंट इज कंस्टिट्यूटेड इन केस ऑफ मेटल्स या कंडक्टर्स। हाउएवर नॉन मेटल में दिक्कत क्या है, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, so there are no free electrons. There are no free electrons. ठीक है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है ना। So that's what we will be studying अभी in due course of time, due course of today's discussion है कि फ्री इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली रोल क्या है ना। तो वो हम लोग अभी फर्दर में डिस्कस करेंगे। बट यस, फ्री इलेक्ट्रॉन का रोल तो डेफिनेटली है और उसी वजह से ही डिफरेंस सारा होता है। क्यों और कैसे will be explained by what is called as band theory. अब ये कि band theory क्या है ना। So today our discussion will be centered on what is called as band theory. Okay, now what is exactly band theory? ना देखो, अगर मैं बोर एटम के हिसाब से चलता हूँ, बोर एटम, तो बोर एटम के हिसाब से क्या है, एक शेल में एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। बट रियलिस्टिकली क्या ऐसे होता है, बाद के एनालिसिस या रिसर्च के बाद पता चला कि रियलिस्टिकली ऐसे नहीं होता। फिर क्या होता है, एक्चुअली वो जो शेल हम कह रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं यूनिक एनर्जी या डिस्क्रीट एनर्जी, वो ऐसे नहीं होता। उसमें क्या होता है, एक रेंज ऑफ एनर्जीज आता है। ठीक है ना, एक रेंज ऑफ एनर्जीज आता है, उसी को बोलते हैं बैंड। बैंड मतलब क्या, कि अगर मान लो एक पोटेंशियल लेवल डायग्राम बनाता हूं मैं, इन दैट केस ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है वैलेंस शेल में, अगर इलेक्ट्रॉन रहता है वैलेंस शेल में, तो उसका जो रेंज ऑफ एनर्जीज होता है उसको हम लोग बोलेंगे एज वैलेंस बैंड। So therefore, for remaining in a particular shell, there is a certain energy range in which you will see the electrons, not as per Bohr prediction, which says that there will be some unique energy. ऐसा नहीं होता। तो उसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस बैंड। यानी क्या हो रहा है, it is the range of energies in which the valence shell electrons lie. So range of energies in which the valence shell, it is the range of energy in which the valence shell lie. ठीक है, चलो ये हो गया वैलेंस बैंड। समझ आ गया? अच्छा, अब मैं सपोज कहता हूं नहीं मुझे तो इलेक्ट्रॉन को भगाना, तो भगाना में तो क्या बाहर निकालना और निकाल के उसको कंडक्शन के लिए वो करना। तो इन दैट केस क्या होगा ना, एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे तब ना वो एटम के बाहर निकलेंगे, और एटम के बाहर निकल के मटेरियल के अंदर रहेंगे, तो उसके बाद फील्ड वगैरह दोगे तो उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चलते रहेंगे। दैट्स हाउ कंडक्शन हैपेंस, व्हिच इज वेरी सिंपल। तो उसके लिए क्या रेंज ऑफ एनर्जी होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज Cb। Cb यानी कंडक्शन बैंड, इसको हम लोग बोलते हैं एज ठीक है कंडक्शन बैंड। अभी कंडक्शन बैंड क्या है ना, एक रेंज ऑफ एनर्जीज इन विच electrons responsible for conduction will lie. So this is the range of energies in which conduction electrons lie, and there is a difference between the upper limit of the valence band and the lower limit of the conduction band, and that is called as forbidden energy band. Forbidden energy gap. Energy gap
जैसे मैंने कहा, which is also called as EG. EG मतलब energy gap, simply put. But you know what? There's a query here, and that is, and that is, and that is कि देखो कंडक्शन करने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए होगा, ये तो ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लो वैलेंस बैंड की एनर्जी देखते हो तो उससे ज्यादा एनर्जी दोगे तब ना वो छलांग लगा के बाहर जाएगा, है ना? चलो एनर्जी गैप को भी समझ में आता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एनर्जी यहाँ पे कहीं पे रखोगे, यहाँ पे कहीं पे, ये एटम जो है वापस खींच लेगा, इसलिए एटम से डिस्टिंक्टली दूर रखना है, इसलिए वैलेंस बैंड से डिस्टिंक्टली हायर एनर्जी रखना है, यानी एक कंडक्शन बैंड का लोअर लेवल तो समझ में आता है कि इतना कम से कम एनर्जी दो कि कहीं ऐसा ना हो कि एटम जो है उस इलेक्ट्रॉन को दोबारा अपने कब्जे में ले ले, फिर कंडक्शन कैसे करेगा? फिर कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, एनर्जी इतना ज्यादा कि खड़ाखट कंडक्शन कर रहा है और एटम उसको पकड़ नहीं पा रहा। दैट्स व्हाट द बेसिक आइडिया इज। बट टेल मी व्हाट एक्सप्लेन्स द अपर बैंड ऑफ द कंडक्शन बैंड, अपर लिमिट, ये वाला। नाउ कैन यू टेल मी, नाउ लोअर वाला तो समझ आता है। सो द लोअर लिमिट फॉर कंडक्शन बैंड इज मोर और लेस अंडरस्टूड। What is the reason for the upper limit? ये upper limit क्यों exist करते हैं बताओ? Guess करो जरा। Yes, guess what could be the reason? Guess what could be the reason for existence of an upper limit in the conduction band? हाँ जी भाई। Aryan says कि totally free electron. ये free electron और totally free electron में क्या अंतर है बेटे? है ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक सवाल पूछ, सवाल ये कि लोअर लिमिट ऑफ कंडक्शन बैंड को समझ में आता है ना, क्योंकि एटम से डिस्टिंक्टली बाहर ले जाओगे इलेक्ट्रॉन, डिस्टिंक्टली हायर एनर्जी लेवल, तभी क्या होगा? कंडक्शन हो सकता है, नहीं तो क्या होगा? एटम उसको दोबारा खींच ले। तो लोअर लिमिट ऑफ द कंडक्शन बैंड को समझ में आता है। अपर लिमिट क्यों है? ये वाला लिमिट क्यों? व्हाट एक्सप्लेन्स द एक्जिस्टेंस ऑफ अ अपर लिमिट इन द कंडक्शन बैंड? कंडक्शन में ऐसे क्यों नहीं कि लाइक कंटीन्यूअस के अपवर्ड्स, दिक्कत क्या है? ओके ठीक है, अंश हैज गिवन द राइट आंसर। चलो प्लाज्मा तक आंसर एकदम प्लाज्मा तक पहुंचा दिया। प्लाज्मा नहीं, फिर ना एमिशन हो जाएगा। देखो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम से निकले पर उस सॉलिड के अंदर ही इधर-उधर रहे। ये ना हो कि सॉलिड से भी छिटक के निकल के चला गया। अगर कुछ ज्यादा ही तेज एनर्जी दे दोगे ना, बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तो पता क्या होगा? वो सॉलिड से भी निकल के चला जाएगा। हम इतना नहीं चाहते, क्योंकि सॉलिड से बाहर निकल के चला गया तो कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन बचा कहाँ? बचेगा कैसे? So therefore, upper limit of conduction band is to ensure that the electron should not get emitted. यानी emission ना हो जाए, है ना? So this upper limit is to ensure no emission of electrons take place. अगर कुछ ज्यादा एनर्जी दे दोगे ना तो एटम से तो निकलेगा ही निकलेगा, वो पता चला पूरे एटम से ही निकल के एमिशन हो गया। वो हम नहीं चाहते। दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज व्हाट वी वांट, है ना? तो ये चीज, चल ठीक। अच्छा, अरियंत इज नाउ सेइंग कि टोटली फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब मेरा एमिशन ही था। हाँ चलो ठीक है, मे बी द लैंग्वेज यूज्ड आई कुड नॉट गेट, ठीक है, दैट वाज देयर इन योर माइंड, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी दो सो दैट वो एटम से बाहर निकले, पर एकदम से सॉलिड से बाहर ना निकल जाए, तो देखो एक बैंड होगा। सो दैट इज व्हाट इज द कंडक्शन बैंड, ठीक है? तो ये हो गया हर एक के लिए अलग अलग, और यही बन जाता है क्राइटेरिया टू डिसाइड बिटवीन ये नॉन मेटल, मेटल and semiconductors. So this is exactly the criteria which decides कि दोनों में क्या होगा, ठीक है? तो कैसे डिसाइड होता है? Let's look at an insulator. Let's look at an insulator.
what happens in an insulator? In insulator, this is the valence band, this is the conduction band, and this is the energy gap. Valence band, conduction band, and energy gap. The energy gap क्या है? So this energy gap is large in case of a insulator, typically greater than 2 electron volt. और इस वजह से क्या होता है? इस वजह से क्या हो जाता है ना, इस एनर्जी गैप की वजह से क्या होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स निकल नहीं पाता जल्दी से. बट माइंड वन थिंग, ऐसे नहीं होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है ना. इट इज जस्ट दैट बिकॉज़ द एनर्जी गैप इज लार्ज, बड़ा होता है, तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल से आउटर मतलब आउटसाइड द एटम जाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है. उसके लिए काफी एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, जो कि नॉर्मली मिल नहीं पाता. इसलिए वाइब्रेशन वगैरह से थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन निकलता है, बट दैट्स लाइक अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन. इसलिए नॉन मेटल्स में जो है ना नेग्लिजिबल करंट प्रोड्यूस होता है, यानी ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल करंट प्रोड्यूस होता है, ऑलमोस्ट. दैट्स व्हाट इज एन इंसुलेटर. मेटल में एक्सट्रीम है, मेटल में एक्सट्रीम है. मेटल में क्या होता है, कंडक्टर में ये हो गया कंडक्शन बैंड, और इंटरेस्टिंगली वैलेंस बैंड भी होता है. So that means there is a common region. यानी इवन नॉर्मली भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई हीटिंग का जरूरत नहीं, कोई फील्ड देने का जरूरत नहीं, कोई लाइट का जरूरत नहीं, किसी भी चीज का जरूरत नहीं. जैसे अगर तुम यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ले जाना चाहते हो तो उसके लिए कुछ एजेंट चाहिए. जनरली वो एजेंट क्या होता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो कोई हीटिंग करते हैं, तो कोई लाइट दे देते हैं सो दैट वो फोटोन जाएगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक वगैरह पढ़ाई होगा तुम लोगों. तो वो होता है तरीका यहां से यहां तक ले जाना. बट बिकॉज़ द गैप इज वेरी लार्ज, तो देयरफॉर कुछ खास फर्क पड़ता है. लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें तो कन्वर्जिंग लेयर है, एक ऐसी लेयर भी है जो कि दोनों के लिए कॉमन है ना. यानी ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ का लेवल का एनर्जी का है, देखो वैलेंस बैंड का मतलब क्या था, कुछ इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल पे होंगे, कुछ इस लेवल पे होंगे, कुछ इस लेवल पे होंगे, कुछ इस लेवल पे, कुछ इस लेवल पे, इस तरह. तो वैलेंस बैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी उस रेंज में कहीं ना कहीं एनर्जी लाई करता है इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैलेंस बैंड. और क्या ना, कुछ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में है उनके पास ऑलरेडी उतना एनर्जी है जो कि कंडक्शन बैंड के लायक है. सो देयरफॉर यहां का जो एनर्जी लेवल है, यहां का जो एनर्जी लेवल है वो वैलेंस बैंड पे लाई तो कर रहा है पहले के लिए, और वो एक्चुअली कंडक्शन लायक है. तो क्या होता है, दीस आर द वंस व्हिच विल बी बिहेविंग लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन्स. यानी तुम कुछ मत करो, वो देखना एटम से बाहर निकल जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेंगे. यानी दीस आर द वंस व्हिच फॉर्म फ्री इलेक्ट्रॉन्स, become free electrons. Which contribute to, they are the ones which actually contribute to the formation of free electrons. उनके पास इतना एनर्जी है कि ऑलरेडी वो कंडक्शन कर सकते हैं. That's about a metal or a conductor. यानी no energy gap, rather some part of it is common. ठीक है, no energy gap. Now insulator is actually somewhere in between, ना बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है. तो कैसे होता है, इंसुलेटर में क्या होता है, गैप कम होता है. जैसे अगर ये कंडक्शन बैंड हुआ तो ये वैलेंस बैंड है. This is the energy gap. And this energy gap, if you look at carefully, is small. यानी ये समवेयर इन बिटवीन, यानी इसका गैप इतना भी ज्यादा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर ले जाने में बहुत दिक्कत हो, और उतना भी कम नहीं है कि जैसे इलेक्ट्रॉन एकदम से खुद से ही चला जाए, वो भी नहीं है ना. Therefore, this will be what is called as semiconductors.
ठीक है, दिस विल बी बिहेविंग लाइक व्हाट ना सेमीकंडक्टर। ओके, दैट इज व्हाट इज सेमीकंडक्टर फॉर अस। इसमें सबसे पॉपुलरली जो सेमीकंडक्टर यूज होता है, सबसे पॉपुलर जो सेमीकंडक्टर यूज होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर टू मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। इसके अलावा सेमीकंडक्टर कई बार कंपाउंड्स भी होते हैं, ऑल डिपेंड्स है, ठीक है। तो दीज आर टू popular examples of semiconductors. ठीक है, so popularly used semiconductor में यही है, one is silicon and the other is germanium. सिलिकॉन का थोड़ा सा एनर्जी गैप ज्यादा है, जर्मेनियम का और कम, ठीक है, that's all, but both are used. So two popularly used elemental semiconductors. Elemental semiconductors group 4 वाले elements. Elemental semiconductors are basically the group 4 elements. तो सिलिकॉन भी जर्मेनियम दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे है, तो दे आर द elemental semiconductors. एक का 1.1 शायद है और एक का शायद 0.8 है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें ना याद रख के जाना, क्योंकि ये सब आते रहते हैं एग्जाम में। देखो 7-8 साल हो गए आपको, 7-8 साल पहले एक पेपर में आया था, व्हाट इज द बैंड एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन। एडवांस में नहीं आएगा कभी क्वेश्चन, बट मेंस टाइप के पेपर में आते रहते हैं, कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो पूरे पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन देखना फैक्चुअल आएगा, जो कि तुमको विद इन एनसीईआरटी बुक ही कहीं ना कहीं इसका डेटा मिलेगा। फैक्चुअल मतलब कोई डेटा बेस ही होगा आपके, या कोई एग्जांपल होगा, है ना, या कोई मटेरियल का नाम होगा, समझ लेना। तो ये सब चीजें जो है ना एनसीईआरटी बुक में रेफर्ड है या मेंशन्ड है, और तुमको वही वाले याद करके जाओ। ये सब टॉपिक्स ना प्रदीप से बहुत ज्यादा मत करो, क्योंकि दे गिव सो मच इंफॉर्मेशन जो कि जरूरत ही नहीं, किसी को इंफॉर्मेशन दे। पर चलो कोई नहीं, so like these are the two popular semiconductors. Now let's look at what is exactly the reason why semiconductor behaves like a semiconductor. तो एक तो मैंने बताया बैंड एनर्जी गैप, और वो एनर्जी गैप जो है जो फोटोन एनर्जी गैप है वो लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो सेमीकंडक्टर। Now let's look at semiconductor or silicon in crystal structure. How does it really behave? तो ये अगर सपोज सिलिकॉन हो जाता है, ठीक है। Now how does silicon react? Silicon has 4 electrons. ये 4 electrons हो गए, इसमें भी 4 electrons है, सभी 4 electrons हैं, तो उसका बिहेवियर कैसे होगा वो देखते हैं। These are the bonds. These are all representing the covalent bonds between adjacent silicon atoms. तो चारों तरफ से सिलिकॉन एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगा वो मैं रिप्रेजेंट करूंगा। सारे एटम्स नहीं दिखा रहा, बगल-बगल में कितने दिखा रहा हूं, बट जो रेलेवेंट है और इंपॉर्टेंट है वो तो दिखता है। Okay. Now this is basically silicon, so these are all silicon atoms. ठीक है, these are basically all silicon atoms. अब देखो सब में बॉन्ड एक एक करके है, तो as such there is no conduction electrons, all the electrons are bound electrons. ठीक है, तो all outer shell electrons are bound electrons, यानी सारा बाउंड है, ये कहीं फ्री नहीं है। However,
now let's look at what happens here. So now what we are discussing how does conduction in silicon take place at all. Conduction silicon. We are taking silicon as an example, but what we are discussing is basically conduction in semiconductors. तो उसमें एक एग्जांपल हमने सिलिकॉन लिया, इसलिए मैं कंटेक्स्ट सिलिकॉन के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, बट ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज ट्रू फॉर एनीवन. चलो अभी फिलहाल कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, लेकिन होता क्या पता है कि जब एटम वाइब्रेट कर रहे हैं इधर उधर ऐसे करके, तो इस चक्कर में कई बार क्या होता है, कोलिजन के चक्कर में कभी-कभी एक आध इलेक्ट्रॉन छिटक के निकल के चला जाता है. तो देयरफॉर व्हाट विल हैपन, लेट अस से ये इलेक्ट्रॉन जो है ना छिटक के चला, कैसे गया? अब बिकॉज़ ऑफ एटॉमिक कोलिजंस दिस दैट, कभी-कभी तो एक आध तो निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन वहां चला. Now this leaves a void or an empty space out there, जबकि वहां पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के लिए जगह बना हुआ है, और ये empty space है. इस empty space को अब हम बोलेंगे एज अ होल. यानी इलेक्ट्रॉन जहां से निकल गया वो बन गया होल, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल गया अब ये बन गया एक फ्री इलेक्ट्रॉन. नहीं बट अभी तो आप कहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में और इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं. मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला फ्री इलेक्ट्रॉन इतना कम होते हैं कि कुछ खास मायने नहीं रखते. ठीक है. अच्छा, ये जो सेमीकंडक्टर है इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर. तो प्योर सेमीकंडक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, these are what are pure semiconductors. ठीक है, intrinsic semiconductors यानी pure semiconductors. ओके, ओके. Intrinsic semiconductors are what? Pure semiconductors. तो अब ये होल बन गया और इलेक्ट्रॉन है, ये तो हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन. दिस बिकम्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन. बड़ा बेवकूफ. अभी पता क्या होगा, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर होंगे, लेकिन कोई करंट नहीं बने. क्यों? कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो कोई उधर जा रहा है, तो उधर जा रहा है, तो इधर, तो इधर, etc. So therefore these free electrons will move randomly, and hence there is no current due to these free electrons. So these free electrons move randomly, and hence constitute no current. इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में लिखते हैं I electron is equal to 0. I electrons is equal to 0. ठीक है, देखो. Okay, I electrons is equal to 0. Constitute no current. Okay. I electrons is equal to 0. ये पता क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया. ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे अनबायस्ड मूव कर रहे हैं इधर उधर रैंडमली. इसको हम लोग बोलते हैं अनबायस्ड. यानी अभी हमने कोई सेल या कोई पोटेंशियल डिफरेंस या कोई फील्ड अप्लाई नहीं की, उसको हम लोग बोलते हैं अनबायस्ड स्टेट. यानी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अनबायस्ड कंडीशन. अनबायस्ड स्टेट. अनबायस्ड स्टेट इसलिए क्योंकि जैसे फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह अप्लाई नहीं किया. जैसे फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ना इलेक्ट्रॉन्स या तो इधर पुश हो जाएंगे या तो इधर पुश हो जाएंगे. फिर देखने में बायसिंग है.
देयरफॉर एक सर्किट में एक सेल को अटैच करना को हम लोग कहते हैं बायसिंग, और कुछ ना करो तो हम लोग कहते हैं अनबायस्ड स्टेट। यानी एक होता है अनबायस्ड स्टेट और एक होता है बायस। बायस का मतलब होता है व्हेन सेल इज, ये तो जैसे सेल अटैच करोगे तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो दैट इज करंट भी प्रोड्यूस होगा एटसेट्रा, तो हो जाता है बायस स्टेट। अभी फिलहाल हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है अनबायस्ड स्टेट। ओके चलो, तो यानी I electron in this case will become equal to what? Now equal to 0. Now let's focus on the hole. क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक गैप सा बन गया, एक वॉइड सा बन गया, तो उसको हम बोलते हैं होल। दिस इज अ होल। अब ये होल देखना अनस्टेबल है, ध्यान रखना, होल इज अ अनस्टेबल रीजन। तो ये होल क्या करेगा, ये होल रहना नहीं चाहता, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे रखना चाहता है क्योंकि इट्स अ अनस्टेबल सिचुएशन। तो ये होल क्या करेगा, चारों तरफ के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उसके ताक में रहे कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो होल क्या करेगा, खींच लेगा। अच्छा, इस होल के लिए इलेक्ट्रॉन खींचना कन्वीनियंट कहां से, या तो ये इलेक्ट्रॉन, या तो ये इलेक्ट्रॉन, या तो ये इलेक्ट्रॉन, या तो ये इलेक्ट्रॉन। तो आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी आसपास के इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसको होल क्या करता है, खींचने का कोशिश करता है और उस इलेक्ट्रॉन को इस होल के अंदर रख के होल को बंद करना चाहता है, क्योंकि एक अनस्टेबल चीज है तो स्टेबलाइज करना चाहता है। बट को अभी एक प्रॉब्लम है, ये होल कहां से इलेक्ट्रॉन लाएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जा चुका है, यानी आप आसपास के इलेक्ट्रॉन, तो लेट अस से ये इलेक्ट्रॉन को खींच के इधर लेके, लेट्स से अब देखो क्या हुआ, होल यहां था, इलेक्ट्रॉन यहां था, लेट अस से कोई वो वाला इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, मतलब लेट अस से ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या वो यहां पे एक होल बन जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन आप जाकर होल को बंद कर देगा। यानी इलेक्ट्रॉन अगर इधर गया तो इधर समझ लो होल आ गया। समझ में आ गया, एक्चुअली पढ़ा नहीं जा रहा बिकॉज़ टू कंजेस्टेड है, समझ जाओ। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर गया, अगर गया तो यानी होल इधर आ गया, समझ लो ये लो, तो द होल है, समझ लो कि इधर आ गया, यानी नाउ द होल हैज मूव फ्रॉम हियर टू हियर, इसको हम लोग बोलते हैं होल माइग्रेशन। होल माइग्रेशन means what, movement of a hole from one atom to another। ठीक है, मूवमेंट of a hole from one atom to another, that is what is called as hole migration। ठीक है, मूवमेंट ऑफ अ होल फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ओके चलो, ये हो गया होल माइग्रेशन। अब देखो ये तो हो गया होल माइग्रेशन और ये अनबायस्ड स्टेट की बात कर रहा हूं, लेकिन ये होल इधर आया, कल को होल इधर भी जा सकता है, कल को होल इधर भी जा सकता है, कल को होल इधर भी जा सकता है, यानी इधर 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 कहीं भी जा सकता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का रैंडम मूवमेंट होता है ऐसे होल का भी रैंडम मूवमेंट। तो अगेन सेम थिंग हियर आल्सो, ड्यू टू रैंडम मूवमेंट क्या होगा, IHB इक्वल टू 0, यानी अनबायस्ड स्टेट में जब कोई सेल वगैरह अटैच नहीं है तो करंट इज सेपरेटली फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये ऑलवेज होगा, खैर अनबायस्ड स्टेट है सिर्फ नहीं, और अनबायस्ड स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अलग से 0 है और I होल अलग से 0। तो therefore इन अनबायस्ड स्टेट में क्या होगा, I इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू I होल इज इक्वल टू 0। दिस इज अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन अनबायस्ड स्टेट। अब मैं सपोज कहता हूं नहीं, मैं काम करता हूं, मैं सेल लगा देता हूं, यानी बैटरी अटैच कर देता हूं, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो फील्ड आएगा। लेटस से हमने इधर फील्ड दे दिया, यानी अब हम कर रहे हैं बायस स्टेट। बायस इसलिए क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है,
या ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था। अभी तक ये था कि इलेक्ट्रॉन्स could have moved in every direction, any direction, no issues, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया इस तरफ, तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर फोर्स लगेगा। Now this electron is going to have experienced force in this direction. Not only that, थोड़ा सोचो, एक-एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लग रहा है, 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 इधर लग रहा है। क्यों? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है तो सब पे फोर्स उधर ही जाएगा। अब जरा सोचो, सपोज ये होल है, सपोज ये होल है, ये होल कहीं से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा था अनबायस्ड स्टेट में, लेकिन अब क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स को वैसे धक्का मार रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे धक्का मार रहा है, यानी इस होल के लिए इधर का इलेक्ट्रॉन या इधर का इलेक्ट्रॉन या इधर का इलेक्ट्रॉन इधर का इलेक्ट्रॉन खींचना ज्यादा आसान होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन देखते हो ना, इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स इधर आ रहा है, कौन दे रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को भी इधर फोर्स दे रहा है, तो इस होल के लिए ज्यादा मुश्किल होगा इसको इधर खींचना। तो ये ज्यादा खींचना क्या होगा, ज्यादा मुश्किल होगा, यानी इस होल के लिए इधर के इलेक्ट्रॉन खींचना इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि इधर के ये जो फील्ड लगा है मैंने, उसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन को उधर धक्का लग रहा है। इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में धक्का लगता है ना, तो यानी उसके अगेंस्ट फिर मुझे खींचना पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको ऑलरेडी पुश मिल रहा है इधर, तो इस होल के लिए ज्यादा आसान हो गया कि उधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब इस होल का मूवमेंट मैं देख रहा हूं इस तरफ ज्यादा इजी, यानी होल का मूवमेंट अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ज्यादा होगा। सो isn't that way, isn't it behaving almost like a positive charge? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है होल, या कह सकते हो उसका ज्यादा चांस है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का चांस है। लेकिन क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन का भी जो करंट का कंट्रीब्यूशन होगा वो इधर ही होगा, यानी होल में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर गया, होल इधर आया, तो दैट्स सम काइंड ऑफ पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट। सो होल इज इन सेमीकंडक्टर्स, a hole is taken as approximately a positive charge. So therefore now I can say like this, in bias state क्या हो जाएगा ना, I इलेक्ट्रॉन अलग से नॉन जीरो होगा, I इलेक्ट्रॉन अलग से नॉन जीरो होगा। तुम अगर सारे होल्स को रोक भी दो ना, सारे होल्स को रोक भी दोगे तो इलेक्ट्रॉन चलता रहेगा। उल्टा सोचो, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रोक दोगे तो भी होल के वैसे करंट चलता जाएगा, यानी I इलेक्ट्रॉन अलग से नॉन जीरो है, यानी I होल अलग से नॉन जीरो है, और दोनों ही करंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेंगे। तो बोथ कंट्रीब्यूट electric current in the direction of electric field. Both contribute to electric current in the direction of electric field. That's what is important. ठीक है, यानी टोटल करंट क्या बनेगा, I equal to IE plus IH. Not only that, there is something called as n, small n, which is called as charge carrier density. यहाँ पे दो टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं, एक n इलेक्ट्रॉन और एक n होल। ठीक है, अरिहंत दास की सोम, अच्छा तो कई क्वेश्चन आ गए। देखो सोम दास की अनबायस्ड स्टेट में IH 0 क्यों होगा, क्योंकि देखो जो होल है वो आसपास के इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है। अब एक सर्कल ड्रॉ कर लो, तो कोई बायस तो है नहीं,
तो देखो इस होल के लिए इधर वाला इलेक्ट्रॉन, उधर वाला इलेक्ट्रॉन, उधर वाला इलेक्ट्रॉन, इधर 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 वाला, चारों तरफ से इसका इक्वल प्रोबेबिलिटी। ऐसे कोई बायस नहीं है कि इधर इलेक्ट्रॉन इधर से ज्यादा आएंगे, इधर से कम आएंगे, ऐसे कुछ नहीं। तो अगर तुम सारे होल्स को देख लो तो किसी होल में इधर से इलेक्ट्रॉन आ गया होगा, किसी होल में इधर से इलेक्ट्रॉन आ गया होगा, किसी होल में इधर से इलेक्ट्रॉन आ गया होगा, किसी में इधर से आ गया होगा, इसमें डायगोनली इधर से इधर से इधर से, तो बायस तो है नहीं। यानी अगर 10 होल में इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 10 होल में इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 10-10 में ऐसे आ रहा है, 10-10 में ऐसे आ रहा है। तो देयरफॉर ये सारा इक्वल एंड ऑपोजिट होके अनबायस्ड स्टेट में होल का करंट जीरो हो जाए, क्योंकि वो भी रैंडमली हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए भी रैंडमली हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का करंट अलग से जीरो था और होल का करंट अलग से जीरो था। अब ऐसे नहीं है, ये अलग से नॉन जीरो आएगा और वो अलग से नॉन जीरो आएगा। अगर तुम सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोक भी दोगे ना तो होल के वैसे करंट चलता जाएगा, और अगर सारे होल्स को रोक दोगे कन्वर्सली तो इन दैट केस केवल इलेक्ट्रॉन के वैसे कुछ ना कुछ करंट चलता जाएगा। तो जो टोटल करंट होगा वो दोनों का मिला जुला असर होगा, है ना। ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग। इसके बाद नेक्स्ट चीज सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकला है so they will form what free electrons। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है इसका भी एक डेंसिटी होगा, तो we define something called as Ne। N is defined as charge carrier density then equal to number of charge carriers per unit volume। Number of charge carriers per unit volume। That is ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। दैट्स ऑल। एक चीज समझो, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के छिटक के बाहर गया तो वहां पे होल बन गया, और एक एक इलेक्ट्रॉन अगर एटम से बाहर जाता है वहीं पे होल बनता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स हमेशा बराबर होते हैं। मैं इंट्रिंसिक की बात कर रहा हूं, हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। अभी थोड़ी देर बाद डिस्कशन अलग होगा, आज तो नहीं होगा, अगले दिन होगा, उस समय डिस्कशन अलग होगा। फिलहाल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स एग्जैक्टली इक्वल होगा। So therefore we can write Ne is equal to number of electrons per unit volume, number of electrons per unit volume, ठीक है ना। This is called as electron density, there is number of electrons per unit volume। मैंने चार्ज डेंसिटी नहीं बोला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स per unit volume, ये Ne। सिमिलरली NH number of holes per unit volume, तो क्या होगा, Ne is equal to NH। So therefore we always get Ne is equal to NH। हाँ, सोम के बाद आर्यन का भी क्वेश्चन था, तो करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। ना ना रुको, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स उधर लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। याद रखना, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, तो अगर मान लो नेगेटिव चार्ज इधर जाता है, दैट इज एज गुड एज अ पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो कौन सा डायरेक्शन हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के तो डायरेक्शन हुआ है नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हुआ। अब आ जाओ होल, होल यहां था, तो इस बार क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुश मिल रहा है, तो ज्यादा चांस है कि इलेक्ट्रॉन इधर से कहीं से, यहां से हो चाहे यहां से हो चाहे यहां से हो चाहे कैसे भी, ज्यादा चांस है कि इस होल पे इधर का कोई इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए। तो अगर इधर इलेक्ट्रॉन जाता है, यानी एक होल इधर ट्रैवल कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, दैट इज आल्सो कंस्टिट्यूटिंग करंट ओनली इन दिस डायरेक्शन, यानी दोनों का सेम हो गया। यानी मैं होल के बारे में लिख सकता हूं, होल के बारे में, तो अ होल in semiconductor terminology, a hole is treated akin या similar to a positive charge। So in semiconductors a hole
is treated akin to positive charge. A hole is treated akin to a positive charge. In semiconductors, a hole is treated akin to a positive charge. Is that okay now? चलो, तो therefore दो तीन चीजें हमें पता चला, electron charge carrier density and hole charge carrier density is exactly equal in case of semiconductors. Now the question is that will the IE and IH be also equal? IE non-zero लिखा था मैंने यहाँ पे, IH non-zero लिखा था यहाँ पे, वो तो ठीक है, और number of electrons per unit volume और number of holes per unit volume is equal. तो क्या IE और IH भी equal है? Now that's a little more tricky question. उसका भी आंसर कर रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाओ. So now question is that is IE equal to IH? Now N equal to NH तो हो, N is equal to NH तो चलो आ गया, समझ में आ गया. क्या IE भी equal to IH? That's a big question. What's your answer? What's your take? क्या लगता है तुम लोगों को? क्या करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और करंट ड्यू टू होल बराबर है? Well, Aryan says equal. Aryan says कि equal होगा. Okay. Actually पता क्या होता है? मैं बताता हूँ. ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक बार वो एटम से निकल गया ना, it is relatively free, so it can move more easily. लेकिन होल के लिए दिक्कत पता क्या है? होल हैज टू वेट करना पड़ता है होल को फॉर एन अपॉर्चुन मोमेंट. कैसे? हमें बताता है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन है, मान लो ऐसे निकलना है, ऐसे निकलना है, ऐसे. हम मान लो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो चला गया बाहर, तो ये होल होगा. अब क्या देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होता. आज के दिन में हमें पता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है. तो कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, तो कभी ऐसे होगा, तो कभी ऐसे होगा, तो कभी ऐसे होगा, तो कभी ऐसे होगा. अब मान लो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहाँ पे पहुंच गया. जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया मान लो, तो ये होल के पास है और अपने एटम से काफी दूर है. तो इस वक्त इस होल के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चल, ये एक्चुअली होने वाला है. लेकिन उसके लिए इसको वेट करना पड़ रहा है कि इलेक्ट्रॉन घूमते 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 कभी इस होल के आसपास से जाए तो वो खींच ले, तो कभी वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा. तो देयरफॉर होल के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है इलेक्ट्रॉन के अपने पास खींचना. इसलिए होल का जो मूवमेंट है वो थोड़ा स्लो होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, वो खटखट कर आगे जाता रहता है. तो देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों का अलग है ना. तो एज it is more difficult for holes to draw electron from a neighboring electron to itself. Hence, its movement is slightly slower. इसका जो मूवमेंट होता है ना, ये थोड़ा स्लोअर होता है. यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स इज स्लाइटली लेसर than drift velocity of electrons. So therefore, drift velocity of holes is slightly, approximately, but less than
drift velocity of electrons. ठीक है, so drift velocity of holes is slightly lesser than drift velocity of electrons. So therefore क्या होता है, therefore current due to hole is slightly less than current due to electrons. ये एक प्रॉब्लम है. तो therefore Ne is equal to NH, वो कोई दिक्कत नहीं है. but इससे क्या हुआ, IE का जो कंट्रीब्यूशन that is slightly greater than IH. ठीक है, तो IE का जो कंट्रीब्यूशन है that is slightly greater than IH. ये होता है एक सेमीकंडक्टर जो इंट्रिंसिक और बायस्ड है, उसकी बात कर रहे हैं. लेट्स गो लिटिल डीपर. अगर मैं देखता हूं एक्सप्रेशन ऑफ करंट क्या होता है ना, V by R. Now V by R is actually V upon rho L by A, और V by L क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और rho होता है सिग्मा, is equal to सिग्मा E हो जाता है करंट का एक्सप्रेशन. ठीक है, अभी I होता है, I is also equal to N E A B D. तो एक काम करें, A कैंसिल कर लो, तो therefore you have सिग्मा यानी कंडक्टिविटी, सिग्मा यानी कंडक्टिविटी is equal to N E B D by E. और हमें पता है कि we have defined a quantity or term called as mobility. Mobility is drift velocity per unit electric field. So that's drift speed per unit electric field. That's mobility. Yani mu is equal to drift speed per drift speed per unit electric field. तो इसको हम लिख सकते हैं n e mu. हमें पता है, लेकिन जब सेमीकंडक्टर की बात आएंगे तो इलेक्ट्रॉन का अलग मोबिलिटी होगा और होल का अलग मोबिलिटी होगा. तो देयरफॉर और जो टोटल करंट बनता है, जो टोटल कंडक्टिविटी बनता है, दैट विल बी सेपरेटली कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस कंडक्टिविटी ऑफ होल्स. तो देयरफॉर इन सेमीकंडक्टर्स नाउ यू माइट से ये किसके लिए है, ये एक्चुअली एक मेटल के लिए है, एक कंडक्टर के लिए है. ये वाला सिग्मा इज इक्वल टू N E mu. बट सेमीकंडक्टर में क्या होगा ना, कंडक्टिविटी दो अलग अलग वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे अलग हो रहा है, होल को ऐसे अलग हो रहा है. तो देयरफॉर इन सेमीकंडक्टर सिग्मा हो जाएगा सिग्मा होल प्लस सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा क्या होगा N E mu इज इक्वल टू N E into E into mu E, यानी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस NH into E into mu H. Now as Ne is equal to NH, तो हमें पता है कि Ne is equal to NH होता है, Ne is equal to NH होता है, is equal to हम लोग बोलते हैं Ni. इसको जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Ni से, है ना. तो Ni क्या है, मैं इसको तो बोलते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर Ni क्या हो गया ना, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी. ठीक है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी. ठीक है, तो Ne is equal to NH is equal to Ni. यहां तक आ गया. चलो, तो सिग्मा प्लस सिग्मा H प्लस सिग्मा E यानी Ne E mu E प्लस NH E mu H, पर Ne और NH तो बराबर है, Ni है. So sigma can also be written as Ni into E.
NiT into mu electron. यानी I electron will be slightly contributing more than half the current, or I hole will be contributing slightly less than half of the current. So I can write IE will be approximately but greater than I by 2, and IH is approximately but less than I. ठीक है, ये देखो, यानी दोनों मिल के करंट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन आधा आधा नहीं करते, थोड़ा सा उसमें बायसिंग होता है, मतलब हल्का सा आई इलेक्ट्रॉन आधे करंट से थोड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो होल्स होता है वो आधे करंट से थोड़ा सा कम कंट्रीब्यूट। दिस इज व्हाट द नेट रिजल्ट इज। क्यों? क्योंकि मोबिलिटी ऑफ होल्स, जो मोबिलिटी होता है वो होल का थोड़ा सा कम होता है कंपेयर्ड टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज nuance of holes is slightly less than, okay, mu of electrons. Yeah, I hope everyone has noted the things. So that's about current. That's about current and its different aspects. I mean, and especially current vis-a-vis electron and hole in case of a intrinsic semiconductor. We will rub it off there. Okay. But you know what? Intrinsic semiconductors are actually useless. नहीं, बट यूजलेस। पूरा दुनिया तो आज के दिन में सेमीकंडक्टर से चल रहा है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वो आज के दिन में तो सारी जगह इलेक्ट्रॉनिक्स से छाया हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ही सेमीकंडक्टर होता है जनरली, और सेमीकंडक्टर मतलब ये सब चीजें हैं। तो हाउ कैन यू से दैट इट्स यूजलेस? Actually, you know what? This current that we're talking about, the conductivity that we're talking about in a semiconductor, this conductivity is very, very low. मतलब इससे जो करंट बनेगा ना, वो बनेगा 10⁻⁻6 एम्पीयर, 10⁻⁻7 एम्पीयर, मतलब माइक्रो से भी कम में करंट है। अब इतने करंट में तुम क्या डिवाइस चलाओगे भाई? अल्टरनेट पावर भी तो चाहिए ना। इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर ऑलमोस्ट नेवर यूज्ड। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर ऑलमोस्ट never used. क्या यूज होता है? Now what is used is extrinsic semiconductor. तो यूज क्या होता है ना? Extrinsic semiconductor.
What is used is basically extrinsic semiconductor. अब extrinsic semiconductor मतलब क्या होता है? Impure semiconductor. यानी imagine करो, यहाँ मामला उल्टा। Generally तुम केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर उठा लो, आयरन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, कॉपर है, you know this that सब कुछ है। और उनके चैप्टर के एंड में आता है तो देखना क्या होता है कि पहले एलिमेंट आता है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस एंड सो ऑन, व्हाटएवर सब करते हैं। फिर उसके डेप्थ में भी चले जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर, रप्चर, क्रिस्टल, ये तो अलग हो गया। लास्ट में देखना इसमें एक टॉपिक आता है, हाउ टू प्योरीफाई आयरन, हाउ टू प्योरीफाई कॉपर, हाउ टू प्योरीफाई एल्यूमिनियम। यानी प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं, वो भी इंडस्ट्रियल लेवल पे अलग और शायद लेबोरेटरी लेवल पे अलग कि भाई कैसे प्योरीफाई किया जाए, है ना। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे जनरली अलग तरीके से प्योरीफाई किया जाता है और लेबोरेटरी में कई बार वो इंडस्ट्रियल जैसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना नहीं पाएंगे, तो जनरली लेबोरेटरी के लिए अलग प्रिपरेशन हो जाता है, या प्रिपरेशन और प्यूरिफिकेशन। यानी हर जगह पर क्या पड़ता है? प्यूरिफिकेशन। ये एक ऐसे टॉपिक है जिसमें इम्प्यूरिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यूरिफिकेशन नहीं करना पड़ता है, हम प्योर चाहते ही नहीं है, प्योर सारा यूजलेस है, ये सब कंडक्टिविटी बेकार है। क्यों? इतना कम कंडक्टिविटी होता है ना कि कुछ यूज ही नहीं होता। सो व्हाट वी नीड इज अ रिवर्स प्रोसेस, मतलब रिवर्स इन द सेंस कि कंपेयर टू अदर प्रोसेस रिवर्स क्या, वी नीड टू ऐड इंप्यूरिटीज। बताओ कैसे चीज है कि प्योर फॉर्म बेकार है और इम्प्योर फॉर्म जो है ज्यादा यूजफुल है। सिमिलर टू व्हाट मे बी यू कैन टॉक अबाउट इन आयरन आल्सो। आयरन में देखना प्योर आयरन कहीं यूज नहीं होता, हर जगह देखना आयरन को कुछ ना कुछ मिलावटी करके तब यूज होता है ना, जिसको हम लोग एलॉयज ऑफ आयरन कहते हैं। तो एलॉय अलग होता है, कटिंग डायमंड सॉरी कटिंग के लिए अलग होता है, टूल स्टील कहते हैं। आयरन का एलॉय क्या होता है? स्टील ही होता है। तो कटिंग स्टील अलग होता है, स्टेनलेस स्टील अलग होता है, बर्तनों में अलग टाइप का स्टील यूज होता है, ट्रेन या कंपार्टमेंट्स में स्टील अलग यूज होता है अगर स्टील का बनता है तो, एंड सो ऑन। तो देयरफॉर व्हाट इज यूज्ड इज व्हाट बेसिकली स्टील। आयरन ज्यादा यूजफुल नहीं होता क्योंकि आयरन बहुत जल्दी रस्टिंग कर जाता है, इसलिए प्योर आयरन कुछ खास यूजफुल भी नहीं। तो सिमिलरली प्योर सेमीकंडक्टर टोटली यूजलेस, कहीं यूज नहीं होता। व्हाट इज यूज्ड इज द इम्प्योर फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसके इंप्यूरिटीज को ऐड करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज डोपिंग। तो डोपिंग basically what the process of adding impurities to a process of adding impurities to a semiconductor is called as doping। और जिस impurity को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, डालते हैं, उसको बोलते हैं डोपेंट। तो डोपेंट atom is basically the impurity added to so what we do is that it is called as doping। डोपिंग कर दो सेमीकंडक्टर को, इसका मतलब क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्यूरिटीज डाल दो, और जिस इंप्यूरिटी को डाल रहे हो उसको बोलेंगे डोपेंट। अगर एक ही एटम डाल रहे हो तो डोपेंट एटम, और अदरवाइज इट्स जस्ट डोपेंट। कि हमने डोपेंट डाल दिया, किस तरीके से डाला, किस प्रोसेस से डाला, दैट इज कॉल्ड एज डोपिंग। यानी हमने डोपेंट डोपिंग के थ्रू सेमीकंडक्टर में डाल दिया। क्यों डाल रहे हैं? जस्ट टू इंक्रीज द करंट and have certain specific properties which is desirable for us. So that's what the issue about semiconductor extrinsic is। Intrinsic ठीक है, हमने पढ़ लिया इंट्रिंसिक का जो बेसिक्स था वगैरह सब पढ़ लिया है, नहीं NH आइए, लेकिन यूजफुल कोई भी नहीं है। यूजफुल तो विदाउट सॉरी विद डोपिंग ही, यानी नॉट द प्योर वर्जन। ठीक है ना? चलो ठीक है, तो आज के हम लोग इतना करेंगे। जस्ट गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू द आइडिया ऑफ सेमीकंडक्टर, व्हाट इज द यूजेस। यूजेस तो खैर आज नहीं बताया, हम लोग यूजेस बाद में करेंगे। एंड हाउ एग्जैक्टली सेमीकंडक्टर बिहेव्स अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, biased state, unbiased state, we have got to know about that. We also came to know about electrons and holes and how they contribute to current, and also the difference between their mobility या current contribution। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मींस नेक्स्ट वीक मंडे। Till then, enjoy yourself, have a good day, bye bye, have a good great weekend also।